फ्रेंड्स, अदर सोर्सेस में इमूवेबल प्रॉपर्टी विथ इनएडेक्वेट कंसीडरेशन। आप जब किसी को इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ द गिफ्ट कम प्राइस में देते हो तो उसका टैक्स इम्प्लीकेशन एंड टीडीएस इफेक्ट बायर एंड सेलर के हाथ में क्या आएगा वो हमें देखना है। सबसे पहले सेलर के हाथ में देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है और देने वाला है वो स्टॉक इन ट्रेड में दिखा रहा था। फ्रेंड्स, यहाँ दो सिचुएशन है, एक स्टॉक इन ट्रेड एंड कैपिटल असेट्स। स्टॉक इन ट्रेड एंड कैपिटल असेट्स, ए के पास लैंड एंड बिल्डिंग है, उसने वो बिजनेस कर रहा था, बिल्डर था, रियल एस्टेट का धंधा था उसका। वो लैंड एंड बिल्डिंग और किसी को कम प्राइस में दे रहा है तो 43 CA अप्लाई होगा। ए है, उसने वो कैपिटल असेट में दिखाया था, यूज करने के लिए लिया था लैंड एंड बिल्डिंग, तो उसने कैपिटल असेट में दिखाया तो 50 CA एप्लीकेबल होगा। इन दोनों सिचुएशन में आपका एग्रीमेंट डेट एंड रजिस्ट्रेशन डेट वो दोनों डिफर है। तो आज हमने 31 मार्च के दिन डिसाइड किया और 30 अप्रैल के दिन आप रजिस्टर करवाने वाले हो, तो इन बिटवीन डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बोथ आर डिफरेंट। फ्रेंड्स, दोनों डिफरेंट नहीं है तो क्या, दोनों सेम ही है, एग्रीमेंट एंड रजिस्ट्रेशन डेट सेम ही है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन आपको एज ए कंसीडरेशन काउंट करना है। वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन विल बी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन फ्रेंड्स, आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन वो एक्चुअल कंसीडरेशन से 110% से ज्यादा है तो ही आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन लेना है। यानी आपका कंसीडरेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन का डिफरेंस अप टू 10% ही है तो इग्नोर कर सकते हो। आपका सेल कंसीडरेशन 1 लाख है, आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन 1,10,000 से ज्यादा है तो आपको कंसीडर करना है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन रिसीप्ट में काउंट करना है। डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दोनों अलग है, आंसर है यहाँ पे यस। तो आपको देखना है एग्रीमेंट के दिन कुछ भी आपने होल और पार्ट कंसीडरेशन बैंकिंग चैनल से किया हुआ है तो रेट ऑफ एग्रीमेंट देना है, लेकिन एक भी रुपया आपने बैंकिंग चैनल से नहीं दिया है तो आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन लेना है। सबसे पहले यस है, होल और पार्ट ऑफ कंसीडरेशन गिवन बाय चेक, ECS, बैंक ड्राफ्ट और एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड। एग्रीमेंट के साथ ही आपने कुछ पेमेंट ऑनलाइन किया हुआ है, यस किया हुआ है तो आपको डेट ऑफ एग्रीमेंट देखना है। डेट ऑफ एग्रीमेंट का आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन कब लेना है, आपका एक्चुअल कंसीडरेशन से 10% से ज्यादा डिफरेंस है तो। लेकिन इनको डेट ऑफ एग्रीमेंट कब लेना है, कंसीडरेशन पेड बाय वे ऑफ चेक, कंसीडरेशन पेड बाय वे ऑफ द बैंकिंग चैनल एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, तो ही आपको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन लेना है और ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट आपको लेना है। लेट मी सी नाउ इन द हैंड्स ऑफ बायर। रिपीट कर रहा हूँ, पहले सेलर एक बार, सेलर में और कुछ नहीं है, सेलर के हाथ में पहले स्टॉक इन डेट दिखाते हैं, स्टॉक इन डेट दिखाते हैं या कैपिटल असेट दिखाते हैं, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन एक्चुअल कंसीडरेशन से 10% से ज्यादा है तो आपको क्या लेना है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन। क्या लेना है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन। नाउ इन द हैंड्स ऑफ बायर, बायर है वो कम प्राइस में परचेस कर रहा है, बी है वो ए से कम प्राइस में परचेस कर रहा है, तो देखना है एग्रीमेंट डेट एंड रजिस्ट्रेशन डेट का स्टैम्प ड्यूटी सेम है, एग्रीमेंट डेट एंड रजिस्ट्रेशन डेट का स्टैम्प ड्यूटी सिमिलर है। बोलो यस सिमिलर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिफरेंट में यस है तो बैंकिंग चैनल से पेमेंट किया है होल और पार्ट तो डेट ऑफ एग्रीमेंट लेना है, बैंकिंग चैनल से नहीं किया तो डेट ऑफ एग्रीमेंट की जगह डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना है। सेम रूल ही है, डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस है वो आगे 50,000 का कंडीशन ऐड करके डिफरेंस 28 होगा। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन है वो आपके एक्चुअल कंसीडरेशन से 10% से ज्यादा है एंड 50,000 से ज्यादा है तो ही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन लेना है, नहीं तो एक्चुअल कंसीडरेशन। ये 50,000 है वो सेलर के हाथ में कंसीडर नहीं करना था, ये किसके हाथ में कंसीडर करना है, सिर्फ बायर। किसके हाथ में कंसीडर करना है, सिर्फ बायर। एंड लास्ट पॉइंट है, बायर असेट परचेस कर रहा है, उसका जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन 50 लाख और उससे ज्यादा है
तो 1% TDS काटना है, 1% TDS काटना है। इफ सेल कंसिडरेशन है वो 50 लाख और उससे ज्यादा है तो बायर कंपनी 50 लाख उससे ज्यादा अमाउंट में परचेस कर रहा है तो 1% TDS काटेगा। फ्रेंड्स रिमेंबर दैट। अभी हम जो रिवाइज कर रहे हैं वो सेलर का है, बायर की बात कर रहे हैं। अभी सेलर है वो बेच रहा है, कम प्राइस में बेच रहा है, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन, एक्चुअल कंसीडरेशन, उसका डिफरेंस वो आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। लेकिन आपको पीजीबीपी है 43 आपका सेक्शन है CA वो अप्लाई करते हो, स्टॉक इन ट्रेड में दिखाते हो तो आपको पीजीबीपी में काउंट कर सकते हो। एनीवे बेसिक कंडीशन इतना ही है कि डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड रजिस्ट्रेशन दोनों डिफरेंट है और चेक से पेमेंट आपने किया हुआ है तो डेट ऑफ एग्रीमेंट कंसीडर कर सकते हो। एंड बायर के हाथ में 1% TDS लगेगा, बायर के हाथ में 1% TDS लगेगा। इफ प्रॉपर्टी वैल्यूएशन 50 लाख और उससे ज्यादा है तो उतना पेमेंट बायर कम करेगा, 1% काट लेगा, बाकी का ही पेमेंट करेगा और 1% डिपॉजिट करवाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक कंपेंसेशन। लेट मी सी। एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन की वजह से किसी भी पर्सन को कुछ कंपेंसेशन मिलता है, अदर रेट में टैक्सेबल नहीं हुआ है तो वो टैक्सेबल होगा इन हैंड्स ऑफ अदर सोर्सेज। कंपेंसेशन मिला है इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिला है, किसको मिला है? रिसीव्ड बाय एनी पर्सन वॉट एवर नेम कॉल्ड। क्यों मिला है? टर्मिनेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म। पहले आपको बोला था कि जामनगर में आपको जॉब मिलेगी, अब मुंबई में ट्रांसफर कर रहे हो, वाइफ ने अपोज किया तो आप उसके वाइफ को कुछ भी कंपेंसेशन दे दोगे तो वो टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ अदर सोर्सेज। क्या बोला है? टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन किसको मिल रहा है? एनी पर्सन को, तो वो टैक्सेबल अदर रेट में नहीं है तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। लेट मी सी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इफ नॉट चार्जेबल इन पीजीबीपी। तो हम रूटीन एक्टिविटी करते हैं तो वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है, कभी कभी करते हैं तो अदर सोर्सेज में। नीचे जो लिस्ट दिया हुआ है वो पीजीबीपी में टैक्स नहीं डाला है तो अदर सोर्सेज में टैक्स डालना पड़ेगा। एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कुछ भी कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन फंड, वेलफेयर फंड कुछ भी पे किया है लेकिन एम्प्लॉयर ने बिफोर ड्यू डेट डिपॉजिट नहीं करवाया है तो वो पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं हुआ है तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। सम रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम द एम्प्लॉयज रिगार्डिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी, वो आपने पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं किया है तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करना पड़ेगा। आप जब इनसेपरेबल प्लांट, मशीनरी, असेट एचपी के साथ किसी को रेंट पे देते हो, पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं हुआ है तो वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज भी पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं है तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। ये 4 पॉइंट जो दिए हैं वो पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं है, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है, ऐसा आपको बोला है। नीचे दिया गया 10-15 का इंटरेस्ट इनकम का लिस्ट है वो एग्जम्प्ट है। सबसे पहले नोटिफाइड सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड, एन्युटी सर्टिफिकेट, अदर सेविंग सर्टिफिकेट, ये सब जो है वो 10-15 में एग्जम्प्ट है, 10-15 में एग्जम्प्ट है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में आपका इंडिविजुअल अकाउंट में 3500 एंड जॉइंट अकाउंट में 7000 तक इंटरेस्ट एवरी ईयर एग्जम्प्ट रहेगा। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड जो इश्यू हुआ है उसका इंटरेस्ट है वो भी एग्जम्प्ट रहेगा। गोल्ड डिपॉजिट के बाद लोकल अथॉरिटी और स्टेट पूल फाइनेंस यानी गवर्नमेंट फंड से चलने वाली एंटिटी उसने इश्यू किया है तो भी एग्जम्प्ट होगा। स्टेट पूल यानी व्हाट? गाइडलाइंस ऑफ द पूल फाइनेंशियल डेवलपमेंट स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन से जो चलती है वही स्टेट पूल फाइनेंस एंटिटी माना जाएगा। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या आएगा? सम अलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस। आप बोनस से जो सम अलोकेट कर रहे हो वो चार्जेबल कौन से हेड में होगा? आइदर अदर सोर्सेज, नॉट चार्जेबल व्हिच हेड? इन पीजीबीपी।
तो उसका मतलब हुआ की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, एम्प्लॉयर ने अपने की पर्सन के लिए कुछ इंश्योरेंस लिया हुआ है, उसमें बोनस मिलेगा, तो पीजीपीपी में नहीं है, सैलरी में नहीं है, तो भी अदर सोर्सेज में तो टैक्सेबल है ही। अगेन वही चीज रिपीट कर रहे हैं, रेसिडुअल इनकम, कोई भी इनकम है अदर हेड में चार्जेबल नहीं हुआ है तो रेसिड्यू हेड में, इस हेड में टैक्सेबल होगा। नाउ अमाउंट रिसीव्ड बाय एमपी और एमएलए, देखो एमपी एमएलए को सैलरी मिलता है, वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं होता है, तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। नॉट सैलरी बट अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट फ्रॉम नॉन एसएलआर सिक्योरिटीज ऑफ द बैंक, अभी सीबीडी ने क्लेरिफाई कर दिया है, इट्स ए पार्ट ऑफ बिजनेस इनकम, इट्स ए पार्ट ऑफ बिजनेस इनकम, तो वो आपका पीजीपीपी में टैक्सेबल होगा, वो आपका नॉन एसएलआर का इंटरेस्ट पीजीपीपी में टैक्सेबल होगा। नाउ टैक्स रेट ऑफ द कैजुअल इनकम, वर्ड विनिंग वाज यूज्ड, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस एंड लॉटरीज एंड क्रॉसवर्ड पजल एंड एक्सेट्रा, विनिंग में कुछ भी अमाउंट मिलता है तो 30% टैक्स प्लस 4% एजुकेशन हायर एजुकेशन सेस, वो ऐड करके आपको टीडीएस काटना है, टीडीएस काटना है, उस पर डिडक्शन 6A का नहीं मिलेगा। कोई भी एक्सपेंडिचर, अपना एक्सपेंडिचर भी अलाउ नहीं होगा, अपना एक्सपेंडिचर भी अलाउ नहीं होगा। रिमेंबर फ्रेंड्स, एग्जाम्पल लिमिट भी नहीं मिलेगी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी को 80C to 80U नहीं मिलेगा, एग्जाम्पल लिमिट नहीं मिलेगा, अपना एक्सपेंडिचर भी अलाउ नहीं होगा, सिर्फ रिबेट 87A का मिलेगा। Now deduction allowable section 57, deductions allowable section 57, आपका इनकम जो चार्जेबल है वो आपको नीचे दिए गए डिडक्शन डिडक्ट करने के बाद, नीचे दिए गए डिडक्शन डिडक्ट करने के बाद चार्जेबल कर सकते हो। सबसे पहले म्यूचुअल फंड का डिविडेंड है, म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट करने के लिए फंड बोरो किया था तो उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो म्यूचुअल फंड के डिविडेंड के सामने मैक्सिमम 20% तक डिविडेंड का डिडक्शन मिल सकता है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है तो अब इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अर्न करने के लिए कमीशन, रेम्यूनरेशन कुछ भी बैंकर को दिया है वो आपको इंटरेस्ट के सामने अलाउ होगा। एम्प्लॉय के पास से आपने कोई भी कंट्रीब्यूशन कलेक्ट किया है लेकिन वो ड्यू डेट से पहले डिडक्ट किया है तो ही आपको अलाउ होगा, ड्यू डेट से पहले डिडक्ट किया है तो ही आपको अलाउ होगा। देखो आप मशीनरी प्लांट फर्नीचर वो सब हायर पे दे रहे हो, नीचे के दिए गए डिडक्शन अलाउ होंगे। प्लांट मशीनरी सब कुछ है तो उसका करंट रिपेयर है, उसका इंश्योरेंस है तो प्रीमियम है, उसका डेप्रिसिएशन है, वो सब आपका अलाउड होगा। फैमिली पेंशन रिमेंबर दैट 15,000 or 1/3, 15,000 or 1/3 whichever less will be allowed the expense। फैमिली पेंशन का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉय जो नहीं है उसके फैमिली मेंबर्स को मिल रहा है पेंशन तो उसको बोलते हैं हम फैमिली पेंशन, पर्सन बिलोंगिंग टू फैमिली, पर्सन बिलोंगिंग टू फैमिली। फैमिली पेंशन है आर्म फोर्स को डेथ की वजह से मिला हुआ है तो स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेस में आर्म फोर्स का एग्जम्प्ट रहेगा। नेक्स्ट, फैमिली पेंशन जो आपको इंडिविजुअल को मिल रहा है जो आप सर्विस में उस टाइम पे और वैसे अवार्ड मिल रहा है, परमवीर चक्र, वीर चक्र, ये सब जो अवार्ड्स आपको मिल रहे हैं तो अवार्ड्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन भी यहाँ पे एग्जम्प्ट रहेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का नेचर नहीं होना चाहिए। इनहेंस कंपनसेशन है तो 50% तक का एक्सपेंडिचर अलाउ होगा, 50% तक का एक्सपेंडिचर अलाउड होगा। डिडक्शंस नॉट अलाउएबल, डिडक्शंस नॉट अलाउएबल, सबसे पहले नीचे दिए गए डिडक्शंस है, नो डिडक्शंस विल बी अलाउड इन काउंटिंग द अदर सोर्सेज इनकम। सबसे पहले पर्सनल एक्सपेंस, सेकंड विदाउट टीडीएस आपने आउटसाइड इंडिया इंटरेस्ट पे किया है, थर्ड आउटसाइड इंडिया आपने सैलरी विदाउट टीडीएस पे किया है तो फुल एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएंगे, फुल एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएंगे। देखो रिलेटेड पार्टी को पे किया है, एक्सेसिव अनरीजनेबल पे किया है तो वो भी इनकम एड होगा। केस में 10,000 पे किया है अदर देन चेक तो वो भी आपकी इनकम में एड हो जाएगा अदर सोर्सेज में।
अदर सोर्सेज में कोई भी एक्सपेंस पे करते हो केस में नहीं करना है, 10,000 से ज्यादा है तो इनकम हो जाएगा। एक ही वाइफ है, वो प्यून में भी चले ऐसा नहीं था, उसको पर मंथ कोई 1000 में भी नहीं देता था, लेकिन आपने उसको अकाउंट ऑफिसर में 10,000 में बिठा दिया, तो एक्सेसिव अनरीजनेबल पे किया, तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल, आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। टीडीएस काटे बिना फॉरेन में आप पेमेंट करते हो तो फुल एक्सपेंडिचर डिसअलाउ होता है, इंडिया में पेमेंट करते हो तो 30% डिसअलाउ होता है। टीडीएस काटे बिना पेमेंट करते हो तो इंडिया में 30% डिसअलाउ होता है। डिसअलाउंसेस कब एक्सपेक्ट करेंगे? जब आपने 131 का रिटर्न भरा उससे पहले पे नहीं किया है, 131 का रिटर्न भरा उससे पहले आपने पे नहीं किया है, तभी आपको 30% डिसअलाउंसेस होगा। कैजुअल इनकम में कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, विनिंग वर्ड आएगा तो यहाँ पे कोई एक्सपेंडिचर अलाउंसेस कुछ भी आपको डिडक्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे विनिंग इज डिफरेंट एंड बिजनेस इज डिफरेंट। आपने बोला था कि विनिंग के सामने कोई एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा, लेकिन आप होलसेल की एक्टिविटी का बिजनेस करते हो, आप ओनर हो, तो ये सब सिचुएशन में होल्स मेंटेन करने का जो है ना, होल्स मेंटेन करने का वो एक्सपेंस अलाउड होगा, वो एक्सपेंस कैरी फॉरवर्ड भी होगा। विनिंग फ्रॉम होल्सेल इज डिफरेंट एंड मेंटेनिंग ऑफ द होल्सेल इज डिफरेंट। मेंटेनिंग में एक्सपेंसेस अलाउ होंगे, विनिंग में अलाउ नहीं होंगे। डीम्ड इनकम चार्जेबल टू टैक्स 41(1) अर्लियर डिडक्शन अलाउ कर दिया था, लेकिन अभी वो डिडक्शन डिसअलाउ हो रहा है, डायरेक्टली वेव कर रहे हो तो वो आपका डीम्ड इनकम माना जाएगा। अर्लियर डिडक्शन अलाउ कर दिया, कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ है तो बीच हुआ है, तो आपका डिडक्शन है वो डीम्ड इनकम माना जाएगा। मेथड ऑफ अकाउंटिंग में अदर सोर्सेज में आप जो बीजीबीपी में जो रिकॉर्ड करते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट के बेसिस रिकॉर्ड करते हो। बुक्स ऑफ अकाउंट मर्केंटाइल, तो हम भी मर्केंटाइल एंड बुक्स ऑफ अकाउंट केस बेसिस, तो अदर सोर्सेज भी केस बेसिस ही कंसीडर करेगा। रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट इज कंसर्न विद द रेगुलर बुक्स अकाउंट, आपको यहाँ पे कंसीडर करना है। एंड रेगुलर बुक्स अकाउंट मर्केंटाइल है तो अदर सोर्सेज भी मर्केंटाइल बेसिस, रेगुलर केस है तो अदर सोर्सेज भी केस बेसिस टैक्सेबल होगा। थैंक यू वेरी मच। प्ले स्टोर में से डाउनलोड करिए, पहले से वीडियो सुनिए। थैंक यू वेरी मच।